अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं अमर सुमरो। आज फिर से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 के एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो बेसिकली ये हमारी लेक्चर सीरीज़ नंबर 19 है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल नंबर 42 से 46 तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 42, ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल नंबर 2 बेसिकली प्रेसिडेंट की ओथ से डिस्कस करता है। हलफनामा, जब प्रेसिडेंट जो है हलफनामा उठाता है तो उससे डील करता है आर्टिकल नंबर 41। तो उसमें ये कह रहा है बिफोर इंटरिंग अपॉन ऑफिस, के ऑफिस में इंटर होने से पहले द प्रेसिडेंट शैल मेक बिफोर द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ओथ इन द फॉर्म फ्रॉम सेट आउट इन द थर्ड शेड्यूल। तो ऑफिस में इंटर होने से पहले प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उस वक्त जो भी होगा उसके सामने हलफ उठाएगा, ओथ उठाएगा। किस तरीके से? जो तरीका थर्ड शेड्यूल में बताया गया है उस तरीके से प्रेसिडेंट जो है ओथ उठाएगा, हलफ उठाएगा। ये आर्टिकल नंबर 42 बात कर रहा है। अब हम आते हैं आर्टिकल नंबर 43 की तरफ, कंडीशंस फॉर प्रेसिडेंट्स ऑफिस। तो इसमें प्रेसिडेंट की ऑफिस के लिए कुछ कंडीशंस बताई गई हैं आर्टिकल नंबर 43 से। तो क्लास 1 में ये बात कर रहा है कि द प्रेसिडेंट शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान or occupy any other position carrying the right to remuneration for the rendering of service। तो सिंपली क्लास नंबर 1 में ये डिफाइन कर रहा है कि प्रेसिडेंट अपनी ऑफिस के अलावा और कोई ऑफिस नहीं रख सकता। वो ऑफिस जो पाकिस्तान की सर्विस में से प्रॉफिट बेनिफिट हासिल हो। प्रेसिडेंट है तो वो अपनी प्रेसिडेंशियल पोस्ट ही कैरी ऑन करेगा, वो कोई दूसरी ऑफिस जो है नहीं रख सकता। कंडीशन एक है, या प्रेसिडेंट कोई दूसरी पोजीशन जो है नहीं रख सकता। एक पोजीशन उसे दी गई है एज अ प्रेसिडेंट, उसके अलावा दूसरी पोजीशन एमपीए, एमएनए या कोई भी दूसरी पोजीशन जिससे पाकिस्तान की सर्विस में से वो हासिल जो है प्रॉफिट हासिल करे, या रेम्यूनरेशन मींस के या कोई ऐसा पाकिस्तान की सर्विस में से मुआवजा हासिल करे, उजर हासिल करे। तो इस सूरत में जो है प्रेसिडेंट जो है अपनी ऑफिस के अलावा दूसरी ऑफिस नहीं कर रख सकता। कंडीशन एक ये है प्रेसिडेंशियल की ऑफिस के लिए। क्लास नंबर 2 की तरफ आते हैं। द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी अ कैंडिडेट फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट or provincial assembly, and if a member of Majlis Shura Parliament or a provincial assembly is elected as a president, his seat in Majlis Shura Parliament or as the case may be, the provincial assembly shall become vacant on the day he enters upon his office। तो सिंपली क्लास नंबर 2 ये डिफाइन कर रहा है कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के मेंबर की इलेक्शन के लिए कैंडिडेट नहीं बन सकता, वो खड़ा नहीं हो सकता। और सूबाई असेंबली के लिए भी, पार्लियामेंट मींस के मेंबर फॉर द सेनेट और मेंबर फॉर द नेशनल असेंबली, अगर कोई प्रेसिडेंट है वो एज अ कैंडिडेट इलेक्शन में नहीं खड़ा हो सकता, ना ही सूबाई असेंबली के लिए। अगर कोई मेंबर अगर कोई शख्स पार्लियामेंट का मेंबर है, मींस के सेनेट या नेशनल असेंबली का मेंबर है या सूबाई असेंबली का मेंबर है, उसे इलेक्ट किया जाता है एज अ प्रेसिडेंट। तो अगर वो शख्स एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाता है तो उसकी जो सीट है मजलिस शूरा पार्लियामेंट में वो वेकेंट हो जाएगी, वो खाली हो जाएगी। या सूबाई असेंबली में अगर उसकी कोई सीट है तो वो खाली हो जाएगी उस दिन जिस दिन वो प्रेसिडेंट की ऑफिस ज्वाइन करेगा। तो बेसिकली ये था कॉन्सेप्ट आर्टिकल नंबर 43 का, कंडीशंस ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफिस। तो ये कुछ कंडीशंस थी जो हमने डिस्कस की। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 44 की तरफ,
टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की ऑफिस के टर्म्स के प्रेसिडेंट कितने मुद्दे तक, कितने अरसे तक, कितने पीरियड तक वो अपनी ऑफिस को कंटिन्यू कर सकता है, वो डिफाइन कर रहा है आर्टिकल नंबर 44। तो क्लास नंबर 1 की तरफ आते हैं। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक द प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डे ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। जो प्रेसिडेंट है वो अपनी ऑफिस में या अपनी ऑफिस को होल्ड कर सकता है 5 साल तक। कब से? जब जिस दिन प्रेसिडेंट अपनी ऑफिस में इंटर होगा, अपनी ऑफिस में बैठेगा, उस दिन से 5 साल तक उसका टाइम पीरियड है, वो उस ऑफिस को 5 साल तक कंटिन्यू कर सकता है। ये टर्म्स डिफाइन किया गया है आर्टिकल नंबर 44 के क्लास नंबर 1 में। तो फर्दर जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट शैल नॉट विथस्टैंडिंग द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर इंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। तो इधर कुछ एक्सेप्शन बता रहा है कि क्लास नंबर 1 में जो ऊपर बात की गई है, एक्सपायरेशन जो टर्म्स की एक्सपायरेशन की बात की गई है 5 साल की, तो किस प्रेसिडेंट अपनी ऑफिस को होल्ड या कंटिन्यू कर सकता है जब तक न्यू सक्सेसर, न्यू प्रेसिडेंट उस ऑफिस में इंटर नहीं होता। 5 साल से अगर न्यू सक्सेसर, न्यू प्रेसिडेंट को ऑफिस में इंटर होने में कुछ अरसा है, मीन्स के 5 साल से ज़्यादा अगर टाइम पीरियड लगता है तो ये एक्सेप्शन है, इससे भी जो है हो सकता है जब तक न्यू सक्सेसर, न्यू प्रेसिडेंट अपनी ऑफिस में इंटर नहीं होता, जब तक के वो पुराना जो प्रेसिडेंट है वही रहेगा। अब आते हैं क्लास नंबर 2 की तरफ। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन अ पर्सन होल्डिंग ऑफिस एज अ प्रेसिडेंट शैल बी एलिजिबल फॉर री इलेक्शन टू दैट ऑफिस। मीन्स के वो शख्स जो एज अ प्रेसिडेंट अपनी ऑफिस होल्ड कर बैठा है, मीन्स के पुराना जो प्रेसिडेंट है वो एलिजिबल है री इलेक्शन के लिए, वो अपनी ऑफिस को कंटिन्यू करने के लिए दोबारा इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। बट नो पर्सन शैल होल्ड दैट ऑफिस फॉर मोर देन 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। बट कोई भी शख्स 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स से ज़्यादा उस ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकता। कॉन्जिक्यूटिव टर्म मीन्स के लगातार वो 2 मरतबा इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, वो दोनों ही बार इलेक्शन में वो जो है वो विन कर जाता है, तो उसके लिए 2 कॉन्जिक्यूटिव पीरियड के ज़्यादा वो दोबारा री इलेक्शन नहीं करवा सकता। अगर एक मरतबा इलेक्शन हुई, वही प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ, फिर दोबारा री इलेक्शन की गई, दोबारा मीन्स के 5 साल के बाद फिर वही प्रेसिडेंट जो इलेक्ट हुआ, 10 साल एक प्रेसिडेंट ने जो है गुजारे हैं, उसके बाद जब 3rd टाइम इलेक्शन हो रही है तो उस टाइम वो उस वक्त जो है दोबारा री इलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होगा। ये क्लास नंबर 2 डिफाइन कर रहा है। 2 कॉन्जिक्यूटिव पीरियड से ज़्यादा वो अपनी ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकता, मीन्स के 10 साल तक, मुसलसल 2 मरतबा वो कर सकता है बस। अब आते हैं क्लास नंबर 3 की तरफ। द प्रेसिडेंट में बाय रिटन अंडर हिज हैंड एड्रेस्ड टू द स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली रिज़ाइन हिज ऑफिस। अगर प्रेसिडेंट को अपनी ऑफिस को रिज़ाइन करना है तो वो अपने हाथ से रिजिग्नेशन लेटर लिखेगा, जो भी उस वक्त नेशनल असेंबली का स्पीकर होगा उसको, कि मैं अपनी पोस्ट से रिज़ाइन दे रहा हूँ, रीज़न मेंशन करेगा, वजह मेंशन करेगा, वो कॉपी नोटिफिकेशन जो है सबमिट कराएगा स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली को। तो बेसिकली ये था आर्टिकल नंबर 44 टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 45 प्रेसिडेंट्स के पावर से डील करता है। प्रेसिडेंट के पावर बता रहा है आर्टिकल नंबर 44। The President shall have power to grant pardon, reprieve and respite, and to remit, suspend or commute any sentence passed by any court, tribunal or other authority.
तो सिंपली प्रेसिडेंट के पास ये पावर हैं, अगर किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल या किसी दूसरी अथॉरिटी ने किसी शख्स को सज़ाए मौत दी है, उसके खिलाफ उससे जो है सज़ाए मौत दी है, तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि उस सज़ा को माफ़ करवा सकता है। रिप्राइव मीन्स के कत्ल मुलतवी करवा सकता है, वो सेंटेंस जो पास हुआ है उसको मुलतवी करवा सकता है, या रेस्पाइट या मोहलत दे सकता है। टू रेमिट मीन्स या उस सज़ा को या उस सेंटेंस को कम करवा सकता है, या सस्पेंड मअतूल भी करवा सकता है, और कम्यूट या सज़ा सेंटेंस को दूसरी पनिशमेंट में तब्दील भी करवा सकता है। ये पावर है प्रेसिडेंट के पास, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है प्रेसिडेंट के। तो बेसिकली ये था कॉन्सेप्ट आर्टिकल नंबर 45 का। अब हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल नंबर 46, ड्यूटीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन रिलेशन टू प्रेसिडेंट। तो इसमें प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज़ बता रहा है जो प्रेसिडेंट के रिलेशन में हैं। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर की ये ड्यूटी है ए to communicate to the president all decision of the cabinet relating to the administration of the affair of the federation and proposals for legislation। तो प्राइम मिनिस्टर की ये ड्यूटी है कि उसके कैबिनेट से रिलेटेड या फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन के अफेयर से रिलेटेड या लेजिस्लेटिव प्रपोजल के रिलेटेड अगर कोई डिसीजन लेना है तो वो प्रेसिडेंट से कम्युनिकेट करेगा, वो प्रेसिडेंट से पहले ताउन करेगा। नंबर बी, टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर ऑफ द फेडरेशन एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन एज द प्रेसिडेंट मे कॉल फॉर एंड। नंबर 2, प्राइम मिनिस्टर की यह ड्यूटी है कि वो फेडरेशन से रिलेटेड जो भी अफेयर्स हैं या लेजिस्लेशन प्रपोजल्स हैं उसकी दुरुस्त इंफॉर्मेशन बनाए, तो उसके बाद प्रेसिडेंट किसी भी वक्त वो इंफॉर्मेशन तलब कर सकता है या किसी भी वक्त बुला सकता है उस इंफॉर्मेशन के लिए। अब आते हैं सी की तरफ। इफ़ द प्रेसिडेंट सो रिक्वायर्स टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द कैबिनेट any matter on which a decision has been taken by the prime minister or a minister but which has not been considered by the cabinet। तो सी ये सिंपली डिफाइन कर रहा है कि वो डिसीशंस जो प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर्स ने लिए हैं उन मैटर्स के ऊपर अगर प्रेसिडेंट को इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो कैबिनेट को प्रेसिडेंट के पास वो मैटर जो है सबमिट करवाना होगा। बट वो कंसीडर किया ऐसे कंसीडर नहीं किया जाएगा कि ये जो डिसीशन जो है कैबिनेट ने लिया है, नहीं, ये ऐसे कंसीडर होगा कि ये जो डिसीशन है वो प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स ने लिया है। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट था आर्टिकल नंबर 46 जिसमें बताया गया है प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज़ प्रेसिडेंट के रिलेशन से। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।